यही ट्यून उन्होंने 2 बरस पहले इस एक अलग गाने में इस्तेमाल की थी। और वो गाना है कि आज मौसम की मस्ती में गाए पवन सन सना सन सना सन सनन। मैं गायक तो नहीं हूं, फिर भी गुनगुना के आपको ट्यून का एक अंदाजा लगा सकता हूं कि आज मौसम की मस्ती में गाए पवन सन सना सन सना सन सनन। और वो इस ट्यून को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ पाकपन सन सना सन सना सन सनन। ये ट्यून पूरी तरह से अननोटिस चली गई, फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, और हुआ ये कि इस गाने को किसी ने याद नहीं रखा। तो इकबाल कुरैशी को ये लगता था कि ये बहुत ही जबरदस्त ट्यून है और इसको इसका हक मिलना चाहिए। जब चंद्रशेखर, एक हैदराबाद के अभिनेता थे जिन्होंने चा 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 बनाई, वो उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मखदूम की ये कविता, क्योंकि ये कविता पहले से लिखी हुई थी, मखदूम एक इंकलाबी शायर रहे हैं, तो उस कविता के अल्फाज जब इकबाल कुरैशी को दिए गए तो उन्होंने इस ट्यून में उसको उतार दिया। और जरा सोचिए कि 2 बदन प्यार की आग में जल गए एक चमेली के मंडवे तले। वहां वो कहते हैं कि मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मैकदे की दरारों ने देखा उन्हें, 2 बदन प्यार की आग में जल गए। ट्यून्स के सफर बड़े मजेदार से होते हैं। एक फिल्म आई जिसका नाम था मोहिनी। ये मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म का नाम किसी ने सुना होगा। इस फिल्म में एक गाना था और इस गाने का जब पुनर्जन्म हुआ आप फौरन पहचान लेंगे कि ये किस तरह की ट्यून की एक यात्रा होती है। वो जो गाना था वो था, क्या क्या न सहे तूने सितम महलों की रानी, किस्मत ने लिखी आंसुओं से तेरी कहानी। जब मैं ऐसे कहता हूं तो समझना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या ट्यून है, लेकिन ये ट्यून इस तरह की, क्या क्या न सहे तूने सितम महलों की रानी, किस्मत ने लिखी आंसुओं से तेरी कहानी। और 1959 में इस ट्यून का पुनर्जन्म किया, क्योंकि इसको किसी ने सुना नहीं, और एन दत्ता ने यश चोपड़ा के डायरेक्टरल वेंचर दूल का फूल में इस ट्यून को दोबारा पेश किया। तो क्या बना सुनिए, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। अब जरा सोचिए कि साहिर के बोल यहां आ गए, वहां हसरत रूमानी के बोल थे, और वो ट्यून पूरी तरह से अननोटिस चली गई, किसी ने उसको सुना नहीं, याद नहीं रखा। वो गाना आज भी पब्लिक स्पेस में मौजूद है पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। साहिर साहब लिखते हैं कि अच्छा है अभी तेरा कोई नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, तू बदले हुए जमाने की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गानों की अपनी एक यात्रा होती है। मजेदार बात यह है कि सी रामचंद्र का स्टूडियो एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करता था और बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें आया करती थी। तो इंग्लिश मीडियम के किसी स्कूल के बच्चे वहां मजेदार तरीके से खेल रहे थे और वो एक एडमुंडो रॉस का गाना गा रहे थे, और वो गाना है चिको चिको ओ कोस्टारिको, और मजे से खेल चल रहा था। सी रामचंद्र ने देखा कि ये ट्यून कुछ मजेदार लग रही है, तो उन्होंने उस ट्यून को अपने पास रख लिया और 1950 में इस ट्यून को अपनाते हुए उन्होंने एक गाना बनाया, और वो गाना है गोरे गोरे ओ बांके छोरे कभी मेरी गली आया करो। अब जरा सोचिए कि एडमुंडो रॉस की अंग्रेजी ट्यून को उठा के उसको अपना बना लेना और उसके बाद उसको एक नया रूप दे देना, और वो गाना 1950 में फिल्म समाधि आई थी। इतनी लंबी यात्रा किसी गाने की चले तो फिल्मी गाने हम सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानियां बहुत ही दिलचस्प होती हैं, और इन कहानियों को जानने के बाद इन गानों से जो हमारा कनेक्शन है वो और भी अलग तरीके से हो जाता है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण बहुत फास्ट गाने लिखने वाले गीतकार रहे हैं। उनका ऐसा था कि 1 महीने पहले प्रोड्यूसर ने उनको साइन कर लिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको ट्यून सुना दी और उन्होंने कहा हाँ गाना हो जाएगा, लेकिन वो 30 दिन मिले तो 29.5 दिन गाना नहीं लिखते थे।
और 29.5 दिन वो अपनी मौज करते रहते थे और बाकी के बचे आधे दिन में वो गाने लिखा करते थे। तो एक दिन वो बहुत चिंतित थे और उनकी स्टाइल ये थी कि वो अपने बेडरूम में अपने तकिए के ऊपर बैठा करते थे, 2 तकिए रख के उसका आसन लगा के उसके ऊपर बैठे थे। उनकी पत्नी जो है वो नहा के बाथरूम से निकली और जैसे कि महिलाएं करती हैं उन्होंने सिर ऐसा झुकाया, बाल सामने किए और टॉवल से जोर से झटका और पूरा पानी झटक के, और राजेंद्र कृष्ण के कागज भीग गए, वो खुद भीग गए और वो हंस पड़ी कि कितनी बढ़िया शरारत उन्होंने की है। लेकिन एक गीतकार जिंदगी की इन मामूली घटनाओं को कैसे गानों का रूप देता है, इसका उदाहरण ये गाना है जो उन्होंने उस दौरान उस तकिए पर भीगे बैठकर लिखा, और वो था, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। ये कमाल है गीतकारों का कि कैसे वो जिंदगी की आम घटनाओं को फिल्मी गानों में बदल देते हैं। बहुत सारे गानों के बनने की बहुत मजेदार सी कहानियां हैं। आपको पता है 1951 में एक फिल्म आई जिसका नाम था नौजवान। ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन फिल्मी दुनिया में अपनी जगह, अपनी जड़ें पक्की करने की कोशिश कर रहे थे। ये वो दौर भी था जब लता मंगेशकर हौले हौले कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। और फिल्म नौजवान वो फिल्म थी जिसने एक तरह से एसडी बर्मन की थोड़ी जड़ें मजबूत की थी बंबई में, और साहिर लुधियानवी की बतौर गीतकार जड़ें मजबूत की। गाना बना ठंडी हवाएं लहरा के गाएं। ये जो गाना है, इस गाने में रविंद्रनाथ टैगोर की एक ट्यून, रविंद्र संगीत की, उसका इस्तेमाल किया एसडी बर्मन ने। अब जरा देखिए कि एक ट्यून की यात्रा कहां से कहां जाती है। ठंडी हवाएं लहरा के गाएं, ये गाना बन गया। एक दिन संगीतकार रोशन एसडी बर्मन के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी एक ट्यून का इस्तेमाल करना है, तो क्या मैं वो कर सकता हूं? तो एसडी बर्मन ने बहुत खुशी खुशी इजाजत दे दी और उन्होंने 60s के जमाने की एक फिल्म में उसका इस्तेमाल किया। उससे उनको तसल्ली नहीं हुई। बाद में चल के 60 के दशक के मध्य में एक फिल्म आती है ममता। उस फिल्म में उन्होंने गाना दिया, रहे ना रहे हम महका करेंगे। की हवाएं और रहे न रहे हम, यही गाना एसडी बर्मन के बेटे आरडी बर्मन ने 3-4 बार इस्तेमाल कर लिया और अपने अलग अलग गाने बनाए। कैसे? हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। अब आप देखिए, ठंडी हवाएं और हमें और जीने की, थोड़े से सुर बदल के उन्होंने उस गाने को एक रूप ये दिया। दूसरा, नरम गरम फिल्म का एक गाना है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, ये भी वही है। और सबसे मजेदार रूप जो उन्होंने दिया वो था सागर फिल्म का गाना, सागर किनारे दिल ये पुकारे। अब जरा आप दोनों को गा के देखेंगे तो आपको लगेगा कमाल है, एक ट्यून पर कितने सारे गाने बने हैं। वहां वो लता जी गाती हैं ठंडी हवाएं, और यहां किशोर कुमार गाते हैं सागर किनारे। सेम ट्यून पर रहे ना रहे हम बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ऐसे 5 गाने 6 गाने एक ही ट्यून पर बना दिए जाते हैं। लेकिन आरडी बर्मन की बात हमने की, एसडी बर्मन की बात की, तो एक और मजेदार बात है कि एसडी बर्मन ने हम सबको मिलके बड़ी खूबसूरती से हमारे साथ खेला और हमको पता नहीं चला। मैं यहां कह सकता हूं कि हम लोग पहचान नहीं पाए, शायद हम लोग बुद्धू बन गए। फिल्म गाइड में एक गाना है, मुंह से छल किए जा सैया बेईमान। फिल्म गाइड में इस गाने को रिकॉर्ड किया, लता जी की आवाज, मुंह से छल किए जा। आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसी गाने का दूसरा रूप उसी फिल्म में है, क्या से क्या हो गया। सेम ट्यून है, कोई ट्यून के साथ बदलाव नहीं किया गया। एक ही फिल्म में एक ही ट्यून पर 2 गाने आ गए और हमको एहसास भी नहीं होता कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने अपनी एक ही ट्यून के कपड़े बदल के और उसको 2 अलग अलग रूप दे दिए। ये फिल्मी गानों की कहानियां होती हैं। एक मजेदार बात यह है कि बंगाल में, यहां मेरे एक दोस्त बैठे हैं बांग्ला सुनीत, बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर बहुत सारे एल्बम बनाए जाते रहे हैं जो पूजा विशेष होते हैं। तो एक बार गुलजार आरडी बर्मन के पास गए
और उन्होंने देखा कि आर डी बर्मन एक ट्यून पर काम कर रहे हैं, और वो ट्यून जो है वो गुलजार को बड़ी पसंद आई। वो ट्यून थी जेते जेते, वो गाना था जेते जेते पोथो। सुनीत, तुमको याद है ये गाना? जेते जेते पोथो गेले देरी। तो इसकी ट्यून कुछ इस तरह से, जेते जेते पोथो होले देरी तारी ने जेते तारिनी जेते तारिनी। गुलजार ने कहा ये ट्यून बहुत अच्छी लग रही है, इसको मैं अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो पंचम ने कहा गाना लिख दो, तो हम इस गाने को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या आपको अंदाजा है वो गाना कौन सा था? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अब जरा सोचिए कि गौरी प्रसन्न मजूमदार ने वो गाना लिखा था जेते जेते पोथो दूरी, और गुलजार साहब ने लिखा तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। गुलजार वाला गाना, हिंदी जगत का गाना, पंचम का स्वरबद्ध किया गाना दूर तक जाता है और उसको लोग देर तक याद रखते हैं, लेकिन इस ट्यून की जड़ें कहीं ना कहीं गौरी प्रसन्न मजूमदार के लिखे हुए उस गाने पर हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग फिल्मी गाने ऐसे रहे हैं जिनकी बहुत अलग अलग तरह की यात्रा है। एक दिलचस्प बात बताऊं कि एस डी बर्मन ने बांग्ला में एक गाना बनाया जिसका नाम है घूम बेलोची। घूम भूलेची जो है बहुत ही मशहूर गाना है, और ये जो गाना है ये है घूम बेलोची डरे डरा रा। क्योंकि बांग्ला मैं हूं नहीं तो जाहिर है कि वो शब्द याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। पर इसी ट्यून पर आगे चलकर काला पानी फिल्म का एक गाना एस डी बर्मन ने बनाया और वो हम सब याद रखते हैं, और वो गाना है हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। पूरा का पूरा गाना उस बांग्ला मूल ट्यून के बेसिस पर खड़ा हुआ है। तो ये बहुत मजेदार बात है। और ये घूम भूलेची जब रिकॉर्ड हो रहा था तो इस गाने में आर डी बर्मन ने सरोद बजाया था। बचपन के दिनों में एस डी बर्मन ने एक बात की तस्दीक रखी थी कि आर डी बर्मन बहुत अलग अलग तरह के साज सीखे। तो उन्होंने तबला भी सीखा, उन्होंने सरोद भी सीखा, उन्होंने माउथ ऑर्गन भी सीखा। और यहां आपको हैरत होगी कि घूम बेलोची जो गाना है उसमें आर डी बर्मन सरोद बजा रहे हैं। इस गाने को जब आप कहीं यूट्यूब पर या इंटरनेट के किसी प्लेटफॉर्म पर सुनेंगे तो सरोद से शुरू होता है ये गाना। तो पंचम वहां सरोद बजा रहे हैं, लेकिन यही पंचम है अपना दिल तो आवारा 16 साल का गाना जो हम सबका बहुत ही प्रिय गाना रहा है, जिसको हेमंत कुमार ने गाया। हुआ जो कभी राजी मिला नहीं काजी, जहां पे लगी बाजी वहीं पे हारा, जमाने भर का नाकारा। मजरूर सुल्तानपुरी ने ये गाना लिखा है। इस गाने में जो माउथ ऑर्गन है वो हालांकि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन रहे हैं, पर ये माउथ ऑर्गन बजाया है आर डी बर्मन ने। और कमाल की बात यह है कि एक कामयाब संगीतकार बन जाने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने फिल्म दोस्ती के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान, यहां ये मैं बता दूं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शुरुआती फिल्मों में से एक है दोस्ती। उन्होंने साइन पहले की थी राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के लिए, लेकिन पारसमणि रिलीज पहले हो गई थी, जिसके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा वगैरह। तो बहुत सारा माउथ ऑर्गन चाहिए था। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि फिल्म दोस्ती के जितने गाने हैं, राही मनवा हो या कोई जब राह ना पाए, तेरी दोस्ती, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, इन सब गानों में माउथ ऑर्गन का जो कमाल है वो आर डी बर्मन का है। और जो बैकग्राउंड का फिल्म के बैकग्राउंड में भी बहुत सारा माउथ ऑर्गन आता है, वो आर डी बर्मन बजाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा कि खुद एक कितना कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर है, हम इसका इतना दोहन कैसे करें। तो वो फिल्मी दुनिया के एक म्यूजिशियन है मिलन गुप्ता, उन्होंने बजाया है। वरना बाकी सारा माउथ ऑर्गन, जहां पर वो जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, इस गाने में बहुत खूबसूरत पीसेज आते हैं और बहुत प्यार से उन्होंने बजाया। और जाहिर है कि कोई फीस नहीं ली। ये उस जमाने की म्यूजिक डायरेक्टर्स का कमाल होता था कि एक संगीतकार जोड़ी के लिए जो आर डी बर्मन से जूनियर है, जो अपने कदम बढ़ा रही है, उसके लिए
माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं आर.डी. बर्मन, जो एस.डी. बर्मन के बेटे हैं, जिनकी अपनी खुद की एक हैसियत है। ये कमाल होता है। एक बार कोई आर.डी. बर्मन के घर गया तो उन्होंने देखा कि विस्की की बॉटल्स जो हैं हाफ हाफ भरी हैं और आर.डी. बर्मन उनको फूक रहे हैं, इस तरह से फूक रहे हैं। तो लोगों ने सोचा ये क्या आदमी है, ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। दरअसल साउंड के एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति थे आर.डी. बर्मन। जो फिल्म शोले का महबूबा महबूबा गाना है, वो जब शुरू होता है तो उसमें झुम 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 की आवाज आती है और बहुत सारा जो है वो गिटार है, टन टन टन। वो गिटार तो है लेकिन उसकी बीच में जो झुम झुम की आवाज है वो विस्की की बोतल को आधा भर के उसमें फूंक मार के और वो आवाज निकाली गई है। साउंड के इतने गजब के कारीगर आर.डी. बर्मन हुआ करते थे कि एक फिल्म में, एक गाने में उनको एक खास तरह का साउंड चाहिए था। वो साउंड उनको मिल नहीं रहा था तो उनके एक परकशनिस्ट होते थे, तबला और ढोलक बजाया करते थे, उनका नाम था मारुति राव कीर। तो मारुति राव का कहा तुम अपनी शर्ट उतारो, तो मारुति राव एकदम हैरान हो गए कि ये मतलब क्या, इनके कहने का की वजह क्या है, ये क्या करवाना चाहते हैं। पर उन्होंने बड़े हिचकते हुए शर्ट उतारी तो पंचम ने उनकी पीठ पर अपने हाथों से ताल बजा के वो साउंड निकाला जिसकी उनको जरूरत थी। तो एक गाना, एक फिल्म का कुछ साउंड ऐसा है जिसमें मारुति राव कीर की पीठ पर पंचम ने वादन किया और अपना साउंड निकाला है। कहीं कंघी से, कहीं कैस्टनेट से, कहीं रेसो रेसो से, कहीं थाली से, कहीं चम्मच से साउंड निकालने वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के गानों की कहानियां हैं। आपको बड़ी हैरत होगी कि उत्तम सिंह एक बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो यश चोपड़ा के लिए साइन किए गए और उन्होंने दिल तो पागल है की धुनें बनानी शुरू की। तो एक धुन ऐसी थी, उन्होंने मुझे हाल ही में एक मुलाकात में बताया, एक धुन ऐसी थी जिसको सब रिजेक्ट कर देते थे, पर हर सिटिंग में उत्तम जी बैठते थे और सुनाते थे। पूरे एक ट्यून बनाई, सुनाई, सिटिंग खत्म हुई तो कहते वो एक ट्यून सुनते हैं। तो जो प्रोड्यूसर और उसकी पूरी फैमिली के लोग और उसके कर्मचारी कहते थे वापस वही ट्यून। तो इस तरह से कई महीने तक वो ट्यून सुनाते रहे और वो ट्यून रिजेक्ट होती रही। और वो क्या करते थे, तुरुरु तुरुरु तुरु, ये सुनाते थे और कहते नहीं मजा नहीं आ रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या जादू आगे चलकर होने वाला है। एक दिन यश चोपड़ा के बेटे उदय वहां पर आए और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। वो ट्यून उन्होंने सुनी उदय चोपड़ा ने और उन्होंने कहा पापा ये बहुत अच्छी ट्यून है। जब बेटा कहता है तो जाहिर है कि फैमिली को ध्यान देने की जरूरत थी। फैमिली ने ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा ये अच्छी है। तो सब लोगों ने मिलकर उस पर बोल लिखने शुरू किए। अब आप एक कमरे में इमेजिन कीजिए कि यश चोपड़ा, उनकी पत्नी, उनके बेटे, खुद उत्तम जी, जो मौजूद हैं, सब उस ट्यून में गाने भरने की, बोल भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम तुम मिलते हैं जादू होता है, ऐसे से पता नहीं क्या क्या डमी वर्ड्स भरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार बख्शी साहब को बुलाया गया। बख्शी साहब इस फिल्म के गीतकार थे। तो बख्शी साहब ने कहा कि इस ट्यून पे मैं गाना नहीं लिखूंगा, ये तो बेकार की ट्यून है, अच्छी ट्यून नहीं है। तो उत्तम जी बहुत निराश हो गए कि एक ट्यून जिसकी इतनी यात्रा थी, कहीं से संभल रही थी और एक आशा बंध रही थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन देखिए हर एक धुन, हर एक कृति, हर एक चीज की एक यात्रा होती है। और एक महीने बाद बख्शी साहब ने कहा वो क्या ट्यून सुनाई थी तुमने? तो उत्तम जी ने कहा कि हाँ ये ट्यून थी। और तब बख्शी साहब ने लिखा घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धुन, ओ सावन राजा कहां से आए तुम। और बख्शी साहब ने ये बोल जो है ये उत्तम सिंह ने जोड़े, चक दुम दुम चक दुम दुम। और ये गाना इस फिल्म के सबसे हिट गानों में से एक हुआ और सबने स्वीकार किया कि एक ऐसी धुन थी जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया था और वो ट्यून आगे चलकर इतनी कामयाब और इतनी ज्यादा दूर की यात्रा वाली बनी। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। किशोर कुमार हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही शरारती व्यक्ति रहे हैं। एक बार ये हुआ कि लता जी एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी और ये वो दौर था जब वो स्ट्रगल करती थी और ट्रेन से सफर करती थी। तो वो एक किसी स्टेशन से बैठी
और उन्होंने देखा कि एक नौजवान उनके पीछे चल रहा है। तो उनको लगा कि यार ये क्या जमाना आ गया, लड़कियों का पीछा करते रहते हैं लोग। तो वो जल्दी जल्दी चलते हुए ट्रेन में बैठ गई। तो वो नौजवान भी ट्रेन में बैठ गया। गोरेगांव स्टेशन आया तो वहां पर लता जी उतर गई, तो वो नौजवान भी उतर गया। आगे चल के उन्होंने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, टांगा, वो नौजवान भी पीछे चल पड़ा। अब लता जी को गुस्सा है कि ये कहां से मेरा पीछा करता चला रहा है, लोकल ट्रेन से पैदल पीछा किया, लोकल ट्रेन में पीछा किया, तांगे पर भी पीछा किया। बॉम्बे टॉकीज पहुंची और खेमचंद प्रकाश से कहा कि ये लड़का मेरे पीछे पीछे कितनी दूर से चला आ रहा है और इसको आप कुछ कहिए, ये क्या बदतमीजी है, ये मुझे छेड़ रहा है। तो उन्होंने कहा तुम इसको नहीं जानती, ये दादा मुनि का छोटा भाई है किशोर कुमार, ये आज तुम्हारे साथ गाना गाएगा। और इस तरह से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ पहला डुएट गाना रिकॉर्ड हुआ, ये कौन आया करके आज 16 सिंगार, जिद्दी फिल्म का गाना जो 1948 में आई थी। जरा सोचिए कि जो यात्रा तकरार से शुरू हुई थी उसमें इतना ज्यादा कनेक्शन हुआ कि लता जी के साथ गाते हुए किशोर कुमार बहुत शरारतें भी करते थे, लेकिन उनको पता था कि बहुत चैलेंज हुआ करेगा इनके साथ गाना। और आप वो तमाम गाने सुन लीजिए जिनके 2 वर्जन हैं, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, या मुनीम जी का गाना उसके भी 2 वर्जन हैं। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनके 2 वर्जन हैं, आप हमेशा पाएंगे। और इसकी कोई वजह ठोस हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, पर हमेशा यह है कि अगर मेल वर्जन ज्यादा लोकप्रिय होता पाया गया है बनिस्बत फीमेल वर्जन। यहां तक कि परवीन सुल्ताना वाला हमें तुमसे प्यार कितना बहुत बहुत पक्की गायकी की एक मिसाल माना जाता है, पर पब्लिक स्फीयर में किशोर कुमार वाला गाना ज्यादा सुना जाता है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जहां बहुत मुझे लगता है कि जब क्रिएटिव माइंड्स मिलते हैं और जब लोग आपस में जुड़ के कुछ नया रचने की कोशिश करते हैं तो बहुत अलग माहौल तैयार होता है। और जिस शिद्दत से गाने तैयार किए जाते हैं आज शायद हमें वो शिद्दत नजर नहीं आ रही है, और शायद यही वजह है कि आज के गाने उतने दूरगामी नहीं होते हैं। यहां एक और दिलचस्प किस्सा मुझे याद आता है कि मोहम्मद रफी एक ऐसे गायक जिन्होंने हमेशा बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे मिजाज वाले व्यक्ति, उनकी चाय बहुत मशहूर होती थी, वो अपने थर्मस में लेके आते थे, लेकिन वो चाय कोई नॉर्मल चाय नहीं होती थी, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हुआ करते थे, उसमें केसर हुआ करता था, और उसमें जाने क्या क्या चीजें होती थी, और वो सबको नहीं मिलती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मुझे इंटरव्यू में बताया है कि कितना रफी साहब की वो चिरौरी किया करते थे कि थोड़ी सी चाय हमको मिल जाया करेगी क्या, और बड़ी मुश्किल से वो इतनी सी चाय दिया करते थे, और वो इतने सारे मसालों वाली चाय हुआ करती थी। वो लाड़ था, वो प्यार था जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को मोहम्मद रफी के जरिए मिला था। और जरा सोचिए कि उन्होंने अपना आखिरी गाना फिल्म आसपास में गाया था, तेरे जाने की खुशी है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। और उसके बाद जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो उन्होंने स्टूडियो में सबसे कहा कि क्या अब मैं जाऊं। अमूमन वो इस तरह से नहीं कहा करते थे, लोगों को ये थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, और उसी शाम उनका देहांत हो गया। वो उनका आखिरी गाना था फिल्म आसपास का। इसी तरह की एक घटना मुकेश के साथ हुई थी, जब मुकेश जी ने सत्यम शिवम सुंदरम का गाना संगीत की देवी स्वर सजनी चंचल शीतल निर्मल रिकॉर्ड किया, और उसके बाद वो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। डेट्रॉइट में दिल का दौरा पड़ने से स्टेज के पीछे उनका निधन हो गया था, और वो उनका आखिरी गाना साबित हुआ था। मजेदार बात यह है कि फिल्म आह का एक गाना है, छोटी सी ये जिंदगानी, उसमें एक गाड़ीवान नजर आता है आपको, बड़ा सुंदर सा। वो मुकेश जी खुद हैं जो गाड़ीवान की तरह से चल रहे हैं, और उस गाने की शूटिंग के दौरान बाकायदा मेकअप करके उनको गाड़ीवान बनाया गया था। उनको फिल्मों में एक्टिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की और खुद एक्टिंग भी की। तो इस तरह से बहुत अलग अलग गानों के किस्से हैं, और इन किस्सों में
मजेदार ये होता है कि इनके साथ जब इन गानों को सुना जाता है तो गानों का जो मजा है वो कुछ और ही हो जाता है। मुझे लगता है कि आज की दास्तान इतनी रखते हैं क्योंकि मेरे पास दास्तानों की कमी नहीं है। फिर मिलेंगे तो फिर नए सिरे से दास्तान शुरू करेंगे। शुक्रिया आप सभी का।